तो स्टूडेंट्स, आज हम नीट 2025 का पेपर बायो का सॉल्व करेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है विद एक्सप्लेनेशन बताएंगे। और उसके बाद आपको ये रहेगा कि 360 में से आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। हर क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन। और इस कंप्लीट वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपने कहाँ मिस्टेक की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो आंसर की है सेट नंबर 45 वालों के लिए, सेट नंबर 45। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो, अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहला क्वेश्चन से, देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। आपको पता है, आपने ये चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी से ये हमारा क्वेश्चन है। प्लांट फिजियोलॉजी से हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, और आप अच्छे से जानते हो कहाँ से ये क्वेश्चन है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के कौन से चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और देखो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, आप सबने पढ़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स। और इनर मेम्ब्रेन पर पहला कॉम्प्लेक्स होता है FMN, और सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है सक्सिनाइल, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। यही क्यों होता है, इसका रीजन आपको दिया हुआ है। मैट्रिक्स में NADH2 अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पर देता है, और जो FADH2 होता है क्रैब साइकिल्स के, लिंक रिएक्शन के, ग्लाइकोलिसिस के, जितने भी FADH2 NADH2 जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, वो NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन FMN को दे रहे हैं, FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेकेंड नंबर कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को देते हैं। तो 5 कॉम्प्लेक्स है। पहला कॉम्प्लेक्स FMN, दूसरा कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कौन होगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। किसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आते हैं? FADH2। तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन सेकंड किया है, उसका ये क्वेश्चन सही है, उसको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है बेटा हमारा पास, सेकेंड क्वेश्चन वो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से। 12th में जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है, वहाँ से ये हमारा क्वेश्चन है। ये सेकेंड क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से। लास्ट में पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने। अभी जो पहला क्वेश्चन था वो प्लांट फिजियोलॉजी से +1, सेकेंड क्वेश्चन 92 नंबर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। PCR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके 3 स्टेप आपने मेन पढ़े होंगे, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो बेटा माइटोसिस की तरह ये काम करता है। आपको बताए, एक DNA से 2 DNA, 2 से 4 DNA,
ऐसे आपने पढ़ा होगा जब 30 साइकिल्स चलती हैं तो 1 बिलियन एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। तो जो माइटोसिस में जो फॉर्मूला आपने सेल डिवीजन वाले में पढ़ा था वो था 2 की पावर n। ये कैसे आया? अगर माइटोसिस एक बार होगी तो 2 सेल्स, और माइटोसिस अगर 2 बार होगी तो 4 सेल्स, माइटोसिस अगर 3 बार होगी तो 8 सेल। सेम वैसे ही हमारा पीसीआर काम कर रहा है डीएनए में। जो सेलेक्टेड जीन था 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन सेकंड किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, उसको भी मिलेंगे 4 मार्क्स। तो नेक्स्ट चलते हैं तीसरा 93rd नंबर क्वेश्चन। तो अभी पहले का भी आंसर सेकंड ऑप्शन था 91 का, और 92 का भी सेम सेकंड ऑप्शन है। अब हम पहुंचते हैं 93 पे। What is the potential drawback in adoption of IVF method? 12th से ये क्वेश्चन है, 12th क्लास से क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से क्वेश्चन है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें ड्रॉबैक्स पूछे कि अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। देखो सबसे पहला अगर हम बात करें कि क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कि मदर को कोई फर्टिलिटी रिस्क, ये मुझे नहीं लगता है कि ये होगा, क्योंकि उसको तो फ़ायदा है, प्रेगनेंसी होगी, कोई ऐसा रिस्क नहीं होगा। ठीक है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रीएजेंट, हाँ IVF एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, तो ये किसी ना किसी के लिए ज़रूर ड्रॉबैक है। तो मुझे ये लगता है कि ये होगा। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर ए बीइंग डोनर, कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का डोनर होना IVF के लिए ज़रूरी है, नहीं मुझे नहीं लगता। दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी नहीं हो तो वह प्रेगनेंसी को हम IVF से कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है। लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये बिल्कुल है, क्योंकि ऑर्फन्स वो होते हैं जिनके पेरेंटल डेथ हो चुकी होती है। एक ड्रॉबैक होगा इस IVF की वजह से, उन्हें कोई भी एडॉप्शन में नहीं जाएगा। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है। अगर हम बात करें इट्स नॉट ए ड्रॉबैक, ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, यस ये हो सकता है कि IVF में हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज को सर्वाइव करवाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक में आ सकता है। तो मेरे हिसाब से B, D एंड F ड्रॉबैक इन एडॉप्शन ऑफ द IVF मेथड, ये ड्रॉबैक्स हैं IVF मेथड की, तो बाकी नहीं है। तो ऑप्शंस देखो जहां पर B, D एंड F, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जिसने 1 किया है उसका बिल्कुल सही होगा, 4 मार्क्स मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। तो अभी 93 हमने नंबर क्वेश्चन किया। अब आती है बात नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन। ये है 94 नंबर क्वेश्चन। तो 94 नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी में से पूछा गया, ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, वहाँ से बहुत ही आसान, 6-7 स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी पता होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट इन ए फ्रॉग, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट इन ए फ्रॉग, बॉडी से हार्ट की तरफ लाने वाला
डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सोचो कौन सा होगा। तो बहुत आसान है, आप जानते हो, सब जानते होंगे, डेफिनेटली सब जानते होंगे। डेफिनेटली सब जानते होंगे बेटा, बहुत ही आसान है। सोचो बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाने वाला क्या एरोटा है? नहीं, एरोटा हार्ट से बॉडी पार्ट्स लेके जाता है। क्या पल्मोनरी आर्टरी है? नहीं। इसमें पल्मोनरी वर्ड्स अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो वो समझो लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स से आ रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ होगा। वेना कावा, यस, वेना कावा इज द राइट आंसर, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। तो इसने फोर्थ नंबर ऑप्शन जिसने भी किया है, फोर्थ नंबर ऑफ ऑप्शन जिसने भी किया है, उसके 4 मार्क्स पक्के हैं, उसके 4 मार्क्स आएंगे। बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो आपको हर एक ऑप्शन को क्लिक करके देखना चाहिए कि क्या ये हो सकता है। अरोटा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, मतलब ही नहीं, बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन बेटा, 95 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार बच्चों ने क्या किया कि ये हमारा जो क्वेश्चन है 11th क्लास से है, सेल बायोलॉजी से। अब एनसीईआरटी का जो सबसे पहला पेज होता है, वेरी फर्स्ट पेज, जहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा होता है, वहाँ पर ब्रीफिंग दिया होता है सेल के चैप्टर के बारे में। ये उस ब्रीफिंग की अंदर एक लाइन से उठाया गया क्वेश्चन। आप सब उस ब्रीफिंग को नहीं पढ़ते हो, तो वहाँ से ये लाइन एज इट इज आपको मिलेगी। रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी जिसको हम बोल रहे हैं, तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी दरअसल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। इट्स फिजियोकेमिकल स्टडी, कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर, उसके केमिकल कंटेंट, उस सारी स्टडी रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाती है। एनसीईआरटी के सेल बायोलॉजी के पहला पेज, उसके ब्रीफिंग से ये पूरी लाइन उठाकर क्वेश्चन बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। जिसने फर्स्ट किया 4 मार्क्स पक्के हैं उसके। तो देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार 2025 के पेपर में तो एनसीईआरटी से बाहर भी आया है। हम बात करेंगे जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे, एनसीईआरटी के बाहर से भी पेपर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 96 नंबर क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आया है बेटा, ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन है हमारा। इसमें इवोल्यूशन का रोल है। जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट कौन सा है, तो यानी कि 12th क्लास से ये क्वेश्चन है, जेनेटिक्स से ये क्वेश्चन है, इवोल्यूशन चैप्टर से का रोल है इसमें भी, मतलब पूरा जेनेटिक्स का रोल आ सकता है। इन द आरएनए वर्ल्ड, आरएनए इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ये बात बिल्कुल इवोल्यूशन के स्टार्टिंग में बताई जाती है। ऑपरेंट एंड हेल्डन कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर है आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, आल्सो एज ए कैटलिस्ट सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। ये सारी बातें बताई गई है। आरएनए अनस्टेबल ये भी है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, म्यूटेशंस ज़्यादा होते हैं, सारी चीज़ें। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, बिल्कुल सही बोल रहा है ये भी। मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल है, डबल स्टैंडर्ड है इसलिए मोर स्टेबल है, म्यूटेशंस नहीं होते हैं। आगे वही लाइन है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंज, पूरा मतलब दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कहीं भी कोई गलत नहीं है। ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा, इसने फर्स्ट किया है, क्योंकि आरएनए के बारे में भी जो बातें बताई गई है वो सब सही है, और स्टेटमेंट सेकंड में जो डीएनए के बारे में बताई गई है वो भी सही है। अगर आप लोगों ने
डिफरेंस बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए भी पढ़ा होता तो भी ये क्वेश्चन हो जाता। बहुत सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट 96 के बाद हमारा जो है 97 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एपिफाइटिक्स, एपिफाइटिक टर्म आपने मोर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। 11th से ये क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी से ये क्वेश्चन है। वहाँ पर एपिफाइट्स, एपिफाइट्स, फाइट्स का मतलब प्लांट्स, एयर प्लांट्स, एयर प्लांट्स, यानी कि एक मैंगो ट्री है, उसके ऊपर एक और कोई प्लांट हमारा राइज हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन ये पूछा गया है। देखो ये वाला प्लांट एपिफाइट्स है, इसके ऊपर है, तो देखो मैंगो से तो इसको बेनिफिशियल है, बट मैंगो को इससे ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। और अगर प्लस और ज़ीरो ये दो आ, फायदा है, मैंगो उसको फायदा दे रहा है, मतलब उसको मैंगो से फायदा क्योंकि उस पर अराइज हो रहा है, बट उससे मैंगो को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वो ज़ीरो है। तो प्लस ज़ीरो वाला इंटरेक्शन आपने पढ़ा होगा, दैट इज फर्स्ट कॉमेंसलिज्म। अब देखो एपिफाइट्स का मतलब मॉर्फोलॉजी में आता है। अब ये कंबाइन क्वेश्चन हो गया, 11th मॉर्फोलॉजी एपिफाइट्स टर्म, जबकि ये इंटरेक्शंस आप पढ़ते हो 12th के अंदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, यानी कि ये दो चैप्टर्स को कवर करता है, क्योंकि एपिफाइट्स टर्म्स जो है वो आप मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम इन चैप्टर्स में पढ़ लेते हो, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में एपिफाइट्स टर्म का मतलब नहीं बताया जाता है, जबकि ये इंटरेक्शंस जो है वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आ जाते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशंस निकल गया, तो इसका आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन फ्रॉम, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा ये भी, ठीक है। आप अगर स्टेटमेंट को देखें तो क्या होगा, देखो पहला स्टेटमेंट, द यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S बिल्कुल होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S बिल्कुल होता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक 80S आपने पढ़ा होगा, देखो 60S प्लस 40S 100S बनता है, लेकिन ये 80S, 50S प्लस 30S 70S, यही 11th का क्वेश्चन है, सेल वाले में से है। ईच राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट्स, बिल्कुल सही है, स्मॉल एंड लार्ज, ये भी सही है, करेक्ट पूछ रहा है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S 60 एंड 40S, अभी लिखा मैंने, 80S के 2 सब यूनिट 60 एंड 40S, एंड 70S के 2 यूनिट 50 एंड 30S, ये भी लिखा, यानी कि सी भी सही है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम 60S and 20S, and that is 70S are 50S and 20S। डी, क्या लगता है ये सही होगा? ये सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा 50S 30S 60S 40S, तो यहाँ 20S का कोई रोल नहीं है, तो ये गलत है, इनकरेक्ट। The 2 subunits of 80S are 60S and 30S, that is 70S are 50S and 30S। देखो इसमें 60S and 40S होता तो ये सही होता, 70S में तो ये सही है, बट पूरा टर्म हम इसको सही नहीं मान सकते, गलत है। तो यहाँ पर जो पहली 3 है A B C, ये सही है, तो A B C are true, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, D and E इनकरेक्ट है। तो 11th से क्वेश्चन है, जिसने इसका फर्स्ट ऑप्शन किया सही है, 4 मार्क्स, डैम श्योर 120% कहता हूँ सही, उसके 4 मार्क्स कोई नहीं काट सकता। नेक्स्ट आता है 99 नंबर,
99 नंबर क्वेश्चन 12th से है, बहुत ही आसान है, इकोसिस्टम से है। 12th इकोसिस्टम से है। दो टाइप्स के कंजर्वेशन होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना होता है। दो कंजर्वेशन है, एक्स सिटू और इन सिटू। अब ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक्स सिटू कंजर्वेशन का? देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, ये तीनों जो एग्जाम्पल है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन के, सॉरी इन सिटू कंजर्वेशन के, सॉरी, ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन के, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। जबकि जूज एंड बॉटनिकल गार्डन ये एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है। सिर्फ एकमात्र सी ऑप्शन है जो एक्स सिटू इन सिटू वो होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ठीक है। एक्स सिटू जो हम बना रहे हैं, जूस को हमने बनाया है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉटनिकल गार्डन्स को हमने बनाया, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर 3 जिसने किया है। 4 नंबर फाइनल। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इकोसिस्टम से है। इकोसिस्टम 12th क्लास से ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखो, पहला प्राइमरी सोर्स ऑफ एन एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। सबको पता है, छोटी क्लास में पता चल जाता है कि हमारा एनर्जी का जो सबसे पहला सोर्स है वो सोलर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकेंड इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इकोसिस्टम इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नो, ये गलत है। इसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी में दो टाइप्स आते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोडक्टिविटी। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। तो ऑप्शंस आपने ध्यान देना है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। जिसने किया है उसको 4 मार्क्स मिलेंगे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे आते हैं 100 नंबर 1 क्वेश्चन। 100 नंबर 1 क्वेश्चन, यस, मैच है। ये मैच बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें मैचिंग है। अब मैचिंग है तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से कंबाइंड क्वेश्चन निकल कर आया, जिसमें कहीं ना कहीं एक डिजीज एंजाइना पेक्टोरियस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टेटनी एंड एम्फाइसमा, चारों डिजीज हैं, अलग अलग चैप्टर्स में से निकल कर आई हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास में से ये क्वेश्चन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है और ये सिंपल है। मैच को अगर सोल्व करना हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जो सबसे पहला मैच आपको आता हो, जो उसके साथ किसी दूसरे के साथ मैच होना हो, सबसे पहले उसे सॉल्व करो। जैसे मुझे लगता है कि एंजाइना पेक्टोरियस ये सब बच्चों को आता होगा। एंजाइना पेक्टोरियस क्योंकि आप सबने पढ़ा, ये एक्यूट चेस्ट पेन से मैच हो रहा है, यानी कि बी का ऑप्शन 3rd है। तो आप ढूंढो जो बी है वो 3rd कहाँ है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन में बी फर्स्ट गलत, सेकंड ऑप्शन में बी फर्स्ट गलत, थर्ड ऑप्शन में बी फोर्थ गलत एंड फोर्थ ऑप्शन बी 3rd। तो देखो, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ बी का 3rd है और ये 3rd बिल्कुल सही है। तो बाकी सब मैच हो ही जाएंगे। तो इसका आंसर 4 होगा। डैम श्योर आप चाहे ए का सेकंड यानी कि एम्फाइसमा, यस, डैमेज्ड एल्वोलायर वॉल्स बिल्कुल सही है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस
यानी एक्सक्रीशन से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि सी का फोर्थ ये लो। तो फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 101 नंबर ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं 102 नंबर 2 इस एसोसिएशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये, एसोसिएशन ऑफ रीजन। तो पहले एसोसिएशन लिखते हैं कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। बिल्कुल सही है ये एसोसिएशन, बिल्कुल सही हो रहा है। ये कह रहा है कि जो वाटर से पॉलिनेशन होता है, एयर से पॉलिनेशन होता है, ना तो वो नेक्टर प्रोड्यूस करता है ना वो फ्लावर कलरफुल होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए होता है, इसमें ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या दे रहा है? द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। देखो ये रीज़न गलत है, बट ये जो बात कह रहा है वो सही है कि विंड और वाटर पॉलिनेशन में जो फ्लावर है वो ज़्यादा नंबर्स में पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो इसमें हम ध्यान देते हैं कि दोनों है तो सही, बट रीजन करेक्ट नहीं है एसोसिएशन का। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज ए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेकेंड इसका 100% यही आंसर होगा। 4 मार्क्स जिसने सेकेंड ऑप्शन किया है, डैम श्योर उसके 4 मार्क्स हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन 103 माइक्रोब्स इन वेलफेयर लाइफ से ये क्वेश्चन है। 12th क्लास में से माइक्रोब वाला चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही सिंपल है। क्या है देखो, ये क्या बोल रहा है? फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड, डिस्टिलेशंस और नॉन डिस्टिल्ड। देखो इसका कंसेप्ट है, आप पढ़ते हो, ठीक है। डिस्टिलेशंस में हमारे विस्की, ब्रांडी, रम, इसके अंदर अल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा है, उसमें डिस्टिलेशन है। अब एक ही ऑप्शन बचता है बियर, अल्कोहल का अमाउंट भी कम होता है, जो नॉन डिस्टिलेशन से बनता है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि थर्ड। बियर जो है वो नॉन डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस की जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, मिनटों में सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। बहुत ही मिनट लगता है इस पर, मिनट छोड़ो सेकंड, मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने, सेकंड ही लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट 101 पे। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, 104 नंबर क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं बाकी, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इतना भी अच्छा नहीं है, बहुत आसान है, पढ़ने पे पता चला, लग रहा था कि अच्छा होगा, कुछ नहीं है। फ्लोरल फॉर्मूला से क्वेश्चन आया होगा। मॉर्फोलॉजी 11th क्लास, मॉर्फोलॉजी 11th क्लास, वहाँ से क्वेश्चन है। फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ते हो, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो उसमें पढ़ते हो प्लस साइन इज एक्टिनोमॉर्फिक, परसेंटेज साइन इज ए जाइगोमॉर्फिक। सिमेट्री के लिए होता है रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री, बट फ्लावर में एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक होता है। दिस जी स्टैंड फॉर इंफीरियर ओवेरी एंड दिस इज सुपीरियर ओवेरी। दो साइन पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्या है? स्टेटमेंट इन फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर द जाइगोमॉर्फिक, मैंने क्या लिखा है? प्लस स्टैंड्स फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? इन फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक, मैंने क्या बोला? प्लस एक्टिनोमॉर्फिक, सही है। आगे चलते हैं। फ्लावर जी जिसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है, जी स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवेरी, मैंने क्या बोला? यस, जिसके नीचे अंडरलाइन है सुपीरियर ओवेरी। इट मीन्स statement 1 is incorrect and statement 2 is correct। तो कौन सा है ऑप्शन इसका? फोर्थ। स्टेटमेंट 1 is incorrect, statement 2 is correct। ये फोर्थ आंसर होगा 104 का। मॉर्फोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है।
और एक और क्वेश्चन देखो बिल्कुल पास में आ गया है, एक और क्वेश्चन अभी हमने 103 किया था, माइक्रोब से था। 105 नंबर भी अब माइक्रोब वाले चैप्टर से है, यानी कितने पास 2 क्वेश्चन एक ही चैप्टर 12th क्लास से निकल कर आ रहे हैं 2025 नीट में। 103 इज ऑल्सो फ्रॉम द माइक्रोब एंड 105 इज ऑल्सो फ्रॉम द माइक्रोब इन 12th क्लास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंख बंद करके सॉल्व हो जाता है, सिर्फ देखना ही है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन है, क्लोट जो है वो हमारे अंदर ये रिमूव करता है। क्लोट अगर हमारी बॉडी में कहीं क्लॉट बनता है तो क्लॉट को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। सीधा है, बायोएक्टिव एजेंट है, एनसीईआरटी में साफ साफ देखा है माइक्रोब यूज इन बायोएक्टिव एजेंट। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बनाता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट्स होते हैं उसको रिमूव करता है। बिल्कुल सीधा सा है, एकदम ओके। जिसने फोर्थ ऑप्शन किया है करेक्ट। 105 अब तक हमने 15 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, जिसके हमने सारों की कौन से चैप्टर से आया है, कौन सा उसका ऑप्शन होगा, क्यों होगा, इस पर डिस्कशन लिया है। इस 15 में से अब तक कितने ठीक हुए हैं बच्चों के ज़रा बताना, ठीक है। लेकिन अभी हम पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 106। 106 आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये से क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आते हैं बायो में, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 5 सेकंड में, 3 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, 2 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं। उनमें ही एक क्वेश्चन है 106 जेनेटिक्स से। एक क्वेश्चन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सेकेंड चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स में एक टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, पूछ रखा है हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे होता है। साफ साफ दे रखा है क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसके पास 2968 जीन होते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, और सबसे कम अगर आता तो Y है, ओनली 231। बट यहाँ पूछ रखा है हाईएस्ट, तो आंसर होगा 3rd क्रोमोसोम नंबर 1। इसने 3rd किया है, 4 मार्क्स। 107 पे पहुँचते हैं। 107 ये आ गया फ्रॉग से। सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल 11th क्लास से ये है क्वेश्चन। फ्रॉग जो है, फ्रॉग, कॉकरोच और फ्रॉग इस चैप्टर में आते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सीधा ध्यान दो कॉपुलेटरी पैड पे। कॉपुलेटरी पैड होता है मेल के पास, पॉपुलेशन में हेल्प करता है, फीमेल के पास नहीं होता है। और उसके जो मेल फ्रॉग है उसके जो 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स में जो फर्स्ट डिजिट, जैसे आपके थंब है, जैसे ये थम्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपके, उसके 4 लिम्स में यहाँ कॉपुलेटरी पैड होता है, कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। तो कॉपुलेटरी पैड फ्रॉग के 4 लिम्स में है, फर्स्ट डिजिट में। यहाँ भी 4 लिम्स है लेकिन सेकंड डिजिट में नहीं होता, हाइंड लिम्स में नहीं होता, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, ओनली फर्स्ट है। ये तीनों गलत हैं, 4th नंबर सही है, 4th ऑप्शन सही है इसका। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स में इसका आंसर होगा 107 का। नेक्स्ट आते हैं 108 पे। 108 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर 11th क्लास। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्मोन से क्वेश्चन है, प्लांट हार्मोन से है क्वेश्चन। बिल्कुल देखो सीधा है, परमोट वाली बात है। तो परमोट के लिए यहाँ कौन कौन है, 2 है,
दिमाग लगाना पड़ता कि थायलिन और एब्सिसिक एसिड को कट कर दो, प्रमोटर है ही नहीं, इनहिबिटर है, तो पहले दो ऑप्शन तो आपने वैसे ही खत्म कर दिए। कॉन्वोल्यूशन प्रोडक्ट की तरह 50-50 जो लाइफ लाइन है वो यूज ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता ऑलरेडी ये 50% ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रमोट है, ये इनहिबिटर है, बाकी खत्म। ठीक है, अब रह गए दो जो प्रमोटर है। अब इसमें लीफ सेनेसेशन पॉइंट आ रखा है, मोबिलाइजेशन पॉइंट आ रखा है, लीफ सेनेसेशन, क्योंकि एकमात्र फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है साइटोकाइनिन का, क्योंकि गिबरेलिन का नहीं है, गिबरेना फ्यूजिकोरा इसका अलग काम है। ठीक है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, मोबिलाइजेशन, लीफ सेंसेशन, सब काम साइटोकाइनिन का है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपके लिए ये आसान हो जाएगा अगर आप सिर्फ सबसे पहले प्रमोट इस पे ध्यान दोगे। प्लांट हार्मोन प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, तो 108 का आंसर है बेटा फोर्थ, प्लांट ग्रोथ हार्मोन से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं 109। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, हो सकता है कुछ बच्चे इसको गलत करके आए, क्वेश्चन अच्छा है पर ठीक है। ये क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन एनिमल किंगडम से आ रहा है, 11th क्लास एनिमल किंगडम, जिनको बच्चों को जो थोड़ा डर लगता है, लेकिन एनिमल किंगडम बिल्कुल आसान चैप्टर है मेरी नज़र में। बायोलॉजी 11th में सबसे आसान चैप्टर वही है, इवोल्यूशनरी पैटर्न से पढ़ो उसे। तो अब ये कह क्या रहा है, देखो ये बात कर रहा है सिलोम की, सिलोम, सिलोम यानी कि कैविटी, सिलोम यानी कि कैविटी, और कैविटी का डेफिनेशन आप जानते हो, जो ट्रू कैविटी है वो मेसोडर्मल लाइनिंग से बनती है, जो ट्रू कैविटी है वो मेसोडर्मल लाइनिंग से बनती है। आप सबने पढ़ा है, देखो सबसे बाहर होती है एक्टोडर्म, एक सेंटर में होती है एंडोडर्म, अगर बीच में ये चारों तरफ मेसोडर्म आ जाए ऐसे, अब ये बीच वाली जो कैविटी है इसे ट्रू कैविटी बोला जाएगा। ट्रू, ये ट्रू कैविटी है, कैविटी सिर्फ मेसोडर्मल लाइनिंग के अंदर वाली है। अब ये क्या कह रहा है, तो मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल, नो मेसोडर्मल टिश्यू, जो बॉडी के तरफ एलिमेंट्री कैनाल की तरफ है, यहाँ मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं है, यानी कि इसको हटा दो, यहाँ नहीं है मेसोडर्मल लाइनिंग। क्वेश्चन को समझना क्या कहना चाह रहा है। देखो ये है एंडोडर्म, ये है एक्टोडर्म, एलिमेंट्री का, अब वो बोलना चाह रहा है कि मेसोडर्मल लाइनिंग ओनली प्रेजेंट ऑन द एक्टोडर्म, बाहर की तरफ है, इधर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, सिर्फ इधर है। तो बेटा ये ट्रू कैविटी नहीं है, ये ट्रू कैविटी होती है, ये ट्रू कैविटी कहलाती है अगर इसके ऊपर भी होती, नहीं है। ये साफ साफ बोल रहा है कि नॉट प्रेजेंट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है, प्रेजेंट है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ये फॉल्स कैविटी है, कैविटी होते हुए भी कैविटी नहीं है, फॉल्स कैविटी। आंसर है सूडोसिलोमेट, राइट आंसर। ठीक है, कुछ कह रहे थे कंट्रोवर्सी है इस पे, बट कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप रेफरेंस बुक को यूज़ करते हो, कोई भी ट्रूमेंस का या कोई स्टडी मटेरियल का, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस पर, साफ साफ दिया हुआ है। सूडोसिलोमेट करेक्ट आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया, 12th क्लास ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 12th क्लास ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मैच वाला क्वेश्चन है। मैच करना, सोचो हेड में क्या होता है, पहला मैच करो, जेनेटिक मटेरियल होता है, स्पर्म का हेड बनाओ, ये रहा, मिडल पीस है, टेल है, हेड में जेनेटिक मटेरियल, मिडल पीस में क्या होता है, एनर्जी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्रोसोम क्या होता है, एंजाइम होते हैं। टेल क्या काम करती है, स्पर्म मोटिलिटी का काम करती है। तो ए का फॉर
बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2 ढूंढ लो। ए का 4 लिखते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। साफ साफ पहला ही ऑप्शन है।